जय हिंद दोस्तों। आज हम 22 एंड 23 दिसंबर 2024 विजन को सिंप्लीफाई करेंगे और इसी वीडियो के बेस से आज के ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। ये सारे के सारे पीवाईक्यू है, ये प्रीलिम्स बेस है और ये मेंस बेस्ड पीवाईक्यू है और इसको हम अपने कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही लास्ट वीडियो में जो हमने आपको क्वेश्चन दिए थे ये उसके आंसर्स है। सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो देखो, पहले प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये पीवाईक्यू ही है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। हमने बात कर ली है। फिस्कल डेफिसिट मतलब अपनी बोरोइंग को माइनस कर देना है। तो भाई उसका आंसर ये रहा 3 वाला कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट में से अब बोरोइंग हटा दो तो आपका फिस्कल डेफिसिट बनता है। फिर बजट डेफिसिट मतलब टोटल पैसे जितने आए जितने गवाए उसको टोटल कर लो तो वो आपका निकल जाएगा बजट डेफिसिट, तो 1 हो जाएगा। मतलब आपका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। फिर आपका रेवेन्यू डेफिसिट कौन सा होता है, तो अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस आपका रेवेन्यू रिसीट, तो आ जाएगा आपका रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब इधर क्या आ जाएगा, सेकंड। और लास्ट ऑफ कोर्स वही बचा है प्राइमरी डेफिसिट। मतलब क्या कि जितना भी आपका एक्सपेंडिचर हुआ है उसमें से आप अपनी बोरोइंग भी हटा दीजिए और अपने इंटरेस्ट पेमेंट भी हटा दीजिए, तब आपका आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो बोलती है कि हमारे प्राइमरी डेफिसिट के ऊपर फोकस कीजिए, ना कि अपने फिस्कल डेफिसिट के ऊपर। ठीक है, तो इसके बेस से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए 3124। ओके, और अभी हम मेंस बेस्ड आंसर देख लेते हैं, उसके के बाद ही हम न्यूज अपनी शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो बोला था कि भाई डिस्पाइट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज फॉर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। ओके, उसका इधर ही क्या मतलब हो जाता है कि हाँ भाई कि पॉलिसीज तो हमारी कुछ है। फिर आगे कि अंडर प्रिविलेज सेक्शन आर नॉट येट गेटिंग फुल बेनिफिट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। ओके, इनविसेज बाय कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब देखो, दो डायमेंशन हमें यहाँ पे बोले हैं कि भाई हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज तो है बट फिर भी उसका पूरी तरीके से अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लिए हम बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, जो हमने इन्विसेज किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, तो हमें यहाँ पे डायमेंशन कितने एड्रेस करने हैं, एक तो हमारी पॉलिसीज है उसको, दूसरा जो हमारे बेनिफिट्स हम नहीं उठा पा रहे हैं, जो चैलेंज है हमारे उसको, और तीसरा हमें खुद लिखना है कि ऑल्दो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप नेगेटिव स्टांस में तो अपना आंसर खत्म नहीं करोगे, राइट। और भाई कमेंट करना है। कमेंट मतलब आपको हर एक फैसेट्स लिखने होते हैं। आप कोई भी चीज को देख के क्या कमेंट करते हो कि हाँ भाई अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसे भी वैसे ही। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो भाई इंट्रोडक्शन आप इसमें कैसे लिख सकते हो। देखो, इधर 2-3 इंट्रोडक्शन हो सकते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे क्या था, अफर्मेटिव एक्शन को आप डिफाइन कर सकते हो। भाई अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है। अफर्मेटिव एक्शन मतलब क्या कि किसी भी चीज का कुछ पॉजिटिव एक्शन लेना, तो उसको अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। फिर दूसरा आप डिफाइन कर सकते हो हमारे कुछ गरीबी के हालात को कि हाँ भाई कैसे इंडिया अभी भी वल्नरेबल है। जैसे कि अंडर प्रिविलेज सेक्शन की बात की है तो आप भाई पॉवर्टी के ऊपर कुछ लिख सकते हो, या फिर वुमेन के ऊपर, किसी के भी ऊपर। ठीक है, आपको जो भी डेटा आता हो आप वो लिख सकते हो, या फिर कोई करंट वेज आपको चीज पता है। ठीक है, कोई करंट में आपने कुछ पढ़ा हो कि भाई इंडिया के अंदर और भी इतने सारे सेक्शंस है जो कि ये हालातों से गुजर रहे हैं, तो वो लिख सकते हो। और चलो समझो कुछ भी नहीं आ रहा है, आप एकदम ही ब्लैंक हो चुके हो, तब क्या लिखोगे। हमारा काम इन शॉर्ट यही होता है। तो देखो, हमने क्वेश्चन से ही उठाया हुआ है। अब खुद मुझे बताइए, ये सोशल जस्टिस की, इक्विटी की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ बात की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वेस्ट किया था, तो कहाँ पे की जाती है उसकी बात, तो डीपीएसपी के अंदर की जाती है, राइट। कि स्टेट का काम होता है कि उन्हें सिक्योर करना होता है सोशल जस्टिस को, इक्विटी को, और उसी को हम बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। तो मैंने वही लिख दिया कि भाई डीपीएसपी गाइड स्टेट टू सिक्योर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस बाय फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड अफर्मेटिव एक्शंस। अब देखो यहाँ पे ना, मैं ये पॉलिसीज को हटा सकता था, पॉलिसीज की कुछ जरूरत नहीं थी। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे दूसरा भी लिख सकता था कि भाई हमारा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल ये हमें बताता है कि हमें इक्विटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट करना चाहिए। ये भी एक इंट्रोडक्शन हो सकता था। मैं कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया, और इजी इंट्रोडक्शन कि कुछ हमने डेटा भी नहीं लिखा, कुछ डेफिनेशन भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन में जो दिया है उसी को यूज किया। अभी आगे देखते हैं। अफर्मेटिव एक्शंस उन्होंने बोला था कि भाई पूछ नहीं पा रहे हैं, तो हमने कुछ अफर्मेटिव एक्शंस लिख दिए जो ऑलरेडी चल रहे हैं, क्योंकि बोला था ना कि है तो सही बट ठीक से बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। तो भाई हाउसिंग के लिए पीएम आवास योजना, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मुद्रा योजना, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए भाई उसका राइट लाया है, क्योंकि ये भी भाई अंडर प्रिविलेज सेक्शंस है।
फिर वुमन के लिए हमने नारी शक्ति अधिनियम ला दिया जो कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। फिर अदर्स के लिए हमने भाई जन आरोग्य योजना लाया है, उज्ज्वला योजना लाया है, जो कि बेसिक एमिनिटीज के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया कि हाँ, हमने पॉलिसीज लिख दी कि गवर्नमेंट ये काम कर रहा है और इससे ये बेनिफिट हो रहे हैं, बट फुल्ली नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? रीजन फॉर नॉट गेटिंग बेनिफिट्स। अभी देखो, मैंने जितने भी रीजंस लिखे ना, उसमें मैंने ए बी ऐसे पार्ट कर दिए हैं। क्यों किया है? अभी देखो, रीजंस बहुत सारे आते हैं, राइट? आपको आप नुकसान का तो बहुत लिख सकते हो ना, हमें क्यों फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो बहुत सारे पॉइंट्स है हमारे पास। तो उसको थोड़ा सा ब्रेकआउट कर दीजिए, क्योंकि जैसे भाई सोशल इशूज, जैसे कि भाई पॉवर्टी अभी भी है, ये हमने ऑलरेडी दूसरे बहुत सारे आंसर्स में यूज किया है, इधर भी फिर से मैंने कर लिया कि पॉवर्टी है एज पर नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 11% जितनी। फिर वही जेंडर इनइक्वालिटी पड़ी हुई है कि पॉलिटिक्स में तो आप इंट्रोड्यूस कर लोगे वुमन को, बट फिर भी क्या फायदा जबकि उधर पति प्रधान सिस्टम चल रही है। या फिर एलजीबीटीक्यू प्लस का तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। ओके, तो ये सोशल इश्यूज हो गए। एक दो ही पॉइंट लिखे हैं ताकि ज्यादा डायमेंशन कवर हो पाए। फिर भाई पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए मैंने सोशल स्टिग्मा लिख दिया कि हाँ भाई, कोई पर्सन विद डिसेबल हो या फिर डिसेबल होता है तो मन में आपके अगर इक्वलिटी नहीं आ पा रही है तो इट इज स्टिग्मा, राइट? और ये हमें सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है। फिर गवर्नेंस इशू में क्या है भाई? हेडोनिज्म है, करप्शन। हेडोनिज्म मतलब क्या कि भाई अपनी खुशी के लिए आप कुछ भी कर लेते हो। ये ना आपको एथिक्स में पढ़ने में आता है कि भाई मुझे अगर ठीक लगता है, मुझे खुशी मिल रही है तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो इट इज हेडोनिज्म। फिर करप्शन तो आपको पता ही है, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल लिख दिया जैसे कि 2G स्कैम। हर जगह ना आप अगर ध्यान दोगे, मैंने हर जगह एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हर जगह कि भाई प्रति प्रधान है, नीति आयोग का डेटा है यहाँ पे ओह सॉरी, 2G स्कैम लिखा हुआ है, क्योंकि आपका पॉइंट हमेशा नॉर्मल ही रहेगा, आपके आंसर को अच्छा बनाएगा आपका एग्जाम्पल। छोटा सा एग्जाम्पल भी पता होगा ना तो चल जाएगा एकदम, मतलब आपने खुद भी बनाया हुआ हो तो भी चल जाएगा। जैसे कि समझो, यहाँ पे आपको 2G स्कैम नहीं पता हुआ है पर फिर भी आपको एग्जाम्पल लिखना है, तो आप क्या लिख सकते हो कि करप्शन बाय पॉलिटिकल लीडर, चलेगा। या फिर सिविल सर्वेंट या फिर आईएएस आईपीएस कुछ भी लिख दीजिए, बट कुछ एग्जाम्पल लिखिए ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये क्या सोच के ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। फिर भाई ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि वो और हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं चार्टर, सिटीजन चार्टर का और आरटीआई एक्ट का, ठीक है। फिर इकोनॉमिक इश्यूज भी है, जैसे कि इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी कि टॉप 10%, टॉप 90% ऑफ जितनी वेल्थ को ऑक्यूपाई करते हैं। अभी देखो, कायदे से ये डेटा सही है, ठीक है, बट आपको अगर नहीं भी पता है ना फिर भी आप इसको यूज कर सकते हो। आपको ये तो पता है ना कि बहुत सारे अमीर लोग हैं भाई, अदानी जी, अंबानी जी, एलन मस्क, जॉफ बेसोस, बहुत सारे लोग हैं, तो आपको ये तो पता है कि हाँ भाई इनके पास वेल्थ बहुत है। तो आप लिखो ना कि टॉप 1% के पास सबसे ज्यादा वेल्थ है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वो 1% के में ही आता है। लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। आपको हमेशा डेटा याद होने की जरूरत नहीं है अपने आंसर में लिखने के लिए, डू रिमेम्बर इट। फिर भाई और भाई कि भाई अवेयरनेस नहीं है गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का लिमिटेड हमें इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है या फिर क्रिएशन देखने को मिलता है। फिर एक और पॉइंट था मुझे बाद में याद आया कि पीपल ज्यादा है जॉब कम है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर वे एनवायरमेंटल इश्यूज देख लें तो हजार्ड्स और डिजास्टर से ये वेरिएबल सेक्शन ही हमेशा ज्यादा प्रोन होता है, जैसे कि फ्लड या साइक्लोन आ गया। फिर कोई हेल्थ के आउटब्रेक आ जाता है तो वहां पे भी यही वल्नरेबल होता है, जैसे कि कोविड 19 में सबसे ज्यादा किनको इम्पैक्ट पड़ा था? जो सबसे गरीब थे। ओके, तो ये हमने चैलेंजेस लिख लिए। और देखो, चैलेंजेस मैंने सबसे ज्यादा लिखे हैं, क्यों? क्योंकि मेन थीम क्या है क्वेश्चन पूछने की कि क्यों बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो ये मेन मेन इशू है, तो हमने उसी को सबसे ज्यादा एड्रेस किया। और भाई अभी हमने लिख दिए मेजर्स कि अभी हम कर क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो भाई स्कोप ऑफ रिजर्वेशन को हमें बढ़ाना चाहिए हर एक सेक्शंस के लिए, जैसे कि एलजीबीटीक्यू के लिए हमने दे दिया। फिर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए, जैसे हमने स्वच्छ भारत मिशन के लिए चलाया, वैसे हर एक गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए अगर हम चला दें तो सबको पता रहेगा गवर्नमेंट क्या किस फील्ड में काम कर रहा है और कैसे हमें उससे बेनिफिट मिल सकता है, राइट? फिर भाई हमें इनकलकेट करनी चाहिए एम्पैथेटिक एटीट्यूड अमंग सिविल सर्वेंट, जैसे कि हम मिशन कर्मयोगी के अंतर भी कर रहे हैं। अभी देखो, ये मैंने ना ऐसे ही पॉइंट नहीं लिखे हुए हैं, आपने जो चैलेंजेस उठाए हुए हैं ना उसी को रेकमेंडेशन कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि भाई एलजीबीटीक्यू के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है या फिर पॉलिसीज नहीं है, तो मैंने उसी को लिखा कि वो कीजिए भाई। फिर दूसरे पॉइंट में मैंने यहाँ पे लिखा था कि भाई करप्शन और वो सब हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा
कि भाई एम्पैथेटिक एटीट्यूड लाइए और करप्शन और कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए ताकि वो अच्छे बन जाए। उधर क्या था, उधर हेडोनिज्म मैंने लिखा था, ठीक है थे, एथिक्स का पॉइंट था। यहाँ पे एम्पैथी एथिक्स का पॉइंट है, दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। और फिर ऐसे ही पॉइंट लिख दीजिए कि भाई मॉनिटरिंग ऑडिटिंग बढ़ाने की जरूरत है, टारगेटिंग करने की जरूरत है, सनसेट क्लॉज लेके आ जाइए। और आप बहुत कुछ लिख सकते हो, ठीक है, आपके पास जो चैलेंज है ना उसको आप ठीक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने डिजास्टर का चैलेंज लिखा था, तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई डिजास्टर के सामने मिटिगेट करने के लिए आप अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लेके आइए। फिर यहाँ पे हेल्थ का लिखा था, तो अगेन मैं लिख सकता हूँ आप हॉस्पिटल्स के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाइए और इंश्योरेंस को बढ़ाइए। फिर और ऊपर मैंने क्या लिखा था, ये सोशल स्टिग्मा, तो वे पब्लिक के अंदर जनरेट कीजिए आप। फ्रेटर्निटी एंड कंपैशन टुवर्ड्स दिव्यांग जन, ठीक है, मतलब हर एक पॉइंट जो भी है उधर आप लिख दीजिए कि हाँ वो चली जाएगा ना। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। और एट लास्ट देखो, मैंने आप कोशिश ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंक्लूजन नहीं है। क्यों कंक्लूजन नहीं है? बिकॉज अगर आप कहीं पे मेजर्स लिख रहे हो ना, तो इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव कंक्लूजन। इसीलिए मैंने यहाँ पे कंक्लूजन को अवॉइड किया है। बट हाँ, अगर समझ लीजिए आपको लिखना ही लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे बात की गई वल्नरेबल सेक्शन की, राइट, और ये बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो हम लिख सकते हैं कि टू कंक्लूड, टू रीप द बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड and achieve goal envisaged in the constitution, we must improve our affirmative actions. तो देखो मैंने यहाँ पे पहले लिख ही दिया ताकि आपको इजी रहे। सेम टू सेम लैंग्वेज मैंने यूज की है जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई अचीव करना है गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हाँ भाई कर रहे हैं, और अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू करना है तो अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन। आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। वी मस्ट अडॉप्ट दिस और दैट मेजर टू अचीव इंडियाज गोल ऑफ थर्ड इकोनॉमी बाय 2030, या फिर 2047 बाय डेवलप बाय 2047, और इंक्लूसिव भारत, ठीक है। ऐसे सब आप वर्ड लिख सकते हो कि भाई इट इज की टू अचीव अवर गोल ऑफ इंक्लूसिव भारत बाय 2030 और 2047, ठीक है। तो ऐसा बहुत कुछ आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर आपने मेजर लिखे हुए हैं तो इट इज नॉट मैंडेटरी टू राइट कंक्लूजन। चलिए अभी हम न्यूज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है इंडियन ओशन सुनामी को 20 साल हो गए हैं उसकी बात। सबसे पहले तो भाई 2004 में भी ये सुनामी आई थी, सुंदा जो ट्रेंच है वहां पे ओरिजिन हुई थी, अर्थक्वेक की वजह से हुई थी। और ये इतनी भयंकर थी कि आजू बाजू की ऑलमोस्ट 14 कंट्रीज में इन्होंने बहुत इम्पैक्ट पहुंचाया था। इसी के ऊपर से ऑलरेडी एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि भाई 2004 में जो सुनामी आई उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसमें क्या एनडीडी ने मैकेनिज्म दिया हुआ है, एटसेट्रा। अभी सबसे पहले तो भाई सुंदा ट्रेंच की जो बात कर रही है, यह कहाँ पे है, तो यह है रिंग ऑफ फायर के यहाँ पे। रिंग ऑफ फायर कहाँ पे भाई, चलिए बता देता हूँ, नीचे बात कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का पैसिफिक जो आपका ओशन है, ठीक है, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे हमारा जाता है पूरा एशिया, यहाँ पे आपका पड़ गया नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और नीचे आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। ये जो बीच वाला एरिया ना, ये पूरा एरिया, यहाँ पे ये मैं जो अनसर्कल कर रहा हूँ, इन सारी जगह पे ना लगातार आपको बहुत सारे वोल्केनोज देखने को मिल जाते हैं। और एक्टिव वोल्केनो, ये लगातार फूटते रहते हैं, ठीक है, और पूरा आग आग कर देते हैं जहाँ पे भी जलते हैं। इसीलिए ये पूरे एरिया को हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, क्योंकि ये पूरा ऐसा रिंग जैसा बन जाता है ना, इसीलिए है रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो यहाँ पे ही जो इंडोनेशिया यहाँ पे हमारा पड़ता है, यहाँ पे हमारी पड़ती है सुंदा ट्रेंच, और यहाँ पे ये वोल्केनो इरप्ट हुआ था अर्थक्वेक की वजह से, और पूरा सुनामी कर दी थी। और हाँ, माफ कीजिएगा ना, वोल्केनो शायद इरप्ट नहीं हुआ था, ऐसे ही अर्थक्वेक आया था और सुनामी आ गई थी। सुनामी क्या होती है आपको पता है, बड़ी बड़ी वेव्स आती है, उसको सुनामी बोलते हैं, ठीक है। अभी पता क्यों नहीं चलता भाई सुनामी आने का, तो देखो आप ये फोटो पे देखना, यहाँ पे अगर कोई बोट है, क्या उसे पता चलेगा सुनामी आई है? नहीं पता चलेगा, क्योंकि एकदम ही ग्रेजुअल वेव्स बह रही है, तो बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है। बट ये जैसे जैसे वेव्स आगे बढ़ती जाती है ना शैलो वाटर की यहाँ पे, तब तब उनकी जो हाइट होती है ना वैसे बढ़ती जाती है। वो भी क्यों बढ़ती है देखिए, अभी ये वेवलेंथ कम है और इनकी जो डेप्थ है ना वो भी कम है,
अभी जैसे जैसे ये कोस्ट के बाजू में पहुंचती जाती ना, वैसे उनके ऊपर ड्रैग लगता है कोस्ट का, क्योंकि पानी यहाँ से थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन लगता जाएगा, राइट। तो धीरे धीरे फ्रिक्शन लगता जाएगा, वैसे वैसे इनकी स्पीड स्लो होती जाएगी। और जैसे जैसे स्लो होगी तो होगा क्या कि इनके पीछे वाली जो वेव होगी ना, वो भी इनके साथ मिलती जाएगी। मतलब इन शॉर्ट पानी ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे तो पानी तो सेम ही था, ठीक है। ये सिर्फ आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, सेम ही अमाउंट ऑफ वाटर है, सेम ही अमाउंट ऑफ वाटर है। बट आप देख रहे हो ना, हाइट इसकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोस्ट के नजदीक पहुंचता जा रहा है। तो इसीलिए शुरुआत में तो हाइट नहीं दिखती, बाद में हाइट दिखती है, और बहुत ज्यादा दिखती है भाई। और दूसरा क्या है, ये बहुत तेज भी होती है। सबसे पहले इससे क्वेश्चन आ चुका है कि क्या जो इसकी हाइट जो उनकी डेप्थ होती है, उसके उसकी स्पीड डिटरमाइन होती है, या फिर उसके वेव से डिस्टेंस कितना है उससे डिटरमाइन होती है। तो भाई वेव से कुछ डिस्टेंस का उनका लेना देना नहीं है, डेप्थ से लेना देना है। कैसे? तो देखिए, आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर मैं आपको तैरने को बोलूं, तो आप एकदम ही कम पानी हो उसमें तैर पाएंगे, या फिर थोड़ा सा ज्यादा पानी होगा उसमें तैर पाएंगे? ज्यादा पानी होगा उसमें, राइट। तो सेम वाटर के साथ भी लागू होता है कि एकदम जहां पे कम पानी होता है ना, वहां पे वाटर के ऊपर भी ड्रैग ज्यादा लगता है, इसलिए वो रुक जाता है। न कि इसलिए कि वो कोस्ट के यहाँ पे पहुंच गया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। आप कोस्ट को और लंबा खींचिए तो वो चलता ही जाएगा, तो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट कोस्ट के यहाँ पे पहुंच के इसलिए पानी रुक जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर ड्रैग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना आपको, कि उसका कितना भी लंबा डिस्टेंस हो वेव को ट्रैवल करने का, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो हजारों किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है वेव। तो डिस्टेंस से वेव की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क किससे पड़ता है? डेप्थ से, क्योंकि कम पानी हो तो वेव ज्यादा नहीं आगे बढ़ पाएगी। ओके, हमने क्या क्या इनिशिएटिव ले रखे हैं? सबसे पहले ग्लोबली देख ले तो यूनेस्को आईओसी सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम, फिर सुनामी यूनाइटेड प्रोग्राम, एंड ग्लोबल सुनामी अर्ली वार्निंग एंड मिटिगेशन प्रोग्राम। और ये दोनों के दोनों वही यूनेस्को के ही हैं। फिर सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर इंडिया ने बनाया हुआ, कहाँ पे बनाया हुआ है? तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन साइंसेज, हैदराबाद में। फिर हमने एनडीएमए की गाइडलाइंस दी हुई है कि सुनामी आती है तो क्या करना चाहिए। ये तो हर एक डिजास्टर के लिए है, ठीक है, हर एक डिजास्टर के लिए। फिर डेवलपमेंट ऑफ एप्स एंड डिवाइसेस, जैसे कि जेमिनी है जो हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम और अलर्ट प्रोवाइड करवा सकता है, वैसे इंडिया का खुद का भी है, ठीक है। और ऑलरेडी भाई इसके ऊपर से क्वेश्चन आ चुका है, तो ये हमारा फर्ज होता है कि हम ध्यान से करें, क्योंकि देखो साइक्लोन से आया ना, तो साइक्लोन से ऑलमोस्ट 4-5 बार क्वेश्चन आ चुका है। सुनामी से अब तक एक ही बार आया है, तो पॉसिबल है कि अब फिर से पूछ ले। चलिए अभी आगे देखते हैं। हाँ, यही देख लीजिए, फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट, सॉरी फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट नहीं, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये हर 2 साल में रिलीज होता है, अपनी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रिलीज करती है। किनका पब्लिकेशन है? सॉरी, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और किस बनाता कौन है इसको? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है, ठीक है। और बाइनियल है, मतलब कि हर 2 साल में आता है। पहले बार कब आया था? तो 87 में आया था, और ये 18th रिपोर्ट है, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या बोला गया, मतलब ये फॉरेस्ट रिपोर्ट में हमें क्या क्या पता चला कि ओवरऑल जो भी हमारा फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर है, वो इंक्रीज हुआ है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, पहले हमारा 24% 60 था, अभी हमारा 25.17 हो गया है। और इसमें 21% जितना फॉरेस्ट कवर है और 3% जितना ट्री कवर है। सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ पे देखने को मिला है? डू रिमेम्बर, इंक्रीज कहाँ पे देखने को मिला है? तो छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में, फॉलोड बाय ओडिशा, राजस्थान। और अभी यहाँ देख लीजिए चार्ट में कि सबसे ज्यादा है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़। और ये एरिया वाइज है, ठीक है, ये है एरिया वाइज। और परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप में 91% जितना है, मिजोरम में 85% जितना, और अंडमान में 81% जितना, ठीक है। और भाई दूसरा क्या हमें देखने को मिला कि भाई नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने बोला था कि भाई आपके 1/3 एरिया में फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। तो हमें ये रिपोर्ट से पता चला कि ऑलमोस्ट 19 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज है, उसमें 33% से ज्यादा ही देखने को मिलता है। और कोई कोई स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ पे 75% से भी ज्यादा देखने को मिलता है, यहाँ पे ही हमने देख लिया, ठीक है। फिर भाई मैंग्रोव कवर की बात करें तो ऑलमोस्ट हर जगह इंक्रीज हुआ है, बट सॉरी सॉरी, ऑलमोस्ट हर जगह नहीं, बट ओवरऑल हमारा डिक्रीज देखने को मिला है, ठीक है, माफ करना। और सबसे ज्यादा डिक्रीज हमें कहाँ पे देखने को मिला है? तो गुजरात में देखने को मिला है भाई।
तो क्या हर स्टेट में ये डिक्रीज हुआ है? नहीं, हर स्टेट में डिक्रीज नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में इंक्रीज भी हुआ है। बट याद क्या रखना है कि ओवरऑल डिक्रीज हुआ है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। फिर जो हमारा भाई कार्बन सिंक होता है, तो कार्बन सिंक भी हमारा बढ़ गया है। वो ऑलमोस्ट 2.29 बिलियन टन जितना कार्बन सिंक ऐड हो गया है। फिर बाम्बू बियरिंग एरिया की बात करें तो वो भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, दैट्स इट। अभी देखो नंबर्स आपको याद रखने का जरूरत नहीं, इंक्रीज डिक्रीज याद रखो वही काफी है। ठीक है, और ये याद रखना जरूरी है क्योंकि उससे ऊपर से ऑलरेडी पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है और आज का भी क्वेश्चन आपका इसी के रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट ऑफिशियल विजिट की है कुवैत की टू डीपन इट्स टाइट्स। सबसे पहले तो भाई पीएम को भाई अवार्ड दिया गया, हाईएस्ट अवार्ड जो कुवैत का होता है, स्टेट ऑफ कुवैत द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। फिर हमारी जो पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट कर दिया गया। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस कुवैत ने बोला कि हम भी वही ज्वाइन करेंगे, अच्छा चीज है ये। फिर एशियन कोऑपरेशन डायलॉग है, उसमें हमने सिग्निफिकेंस हाईलाइट की भाई कुवैत बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमको फायदा हो रहा है। भाई एशियन कोऑपरेशन डायलॉग क्या है, तो 2001 में बना था और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। एशिया का ये कलेक्टिव स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, आगे इंडिया और जीसीसी के कॉपरेशन को भी इनके इनहेंस करने की बात की है। क्यों? जीसीसी क्या है, सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। यस, तो यहाँ पे देख लीजिए, जीसीसी जो अरब स्टेट्स है ना उन सब की ग्रुप है। यहाँ पे मैंने फोटो डाला था। यस, ये जो आपको अरेबियन पेनिनसुला दिख रहा है, यहाँ पे ये सारी कंट्रीज है, उनका ग्रुप है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है, तो भाई सऊदी अरेबिया है, फिर यूएई है, फिर ओमान है, और फिर छोटी छोटी कंट्री जैसे कि कुवैत, यहाँ पे बहरीन और कतर। ठीक है, तो यही कंट्रीज का ग्रुप है। 6 मेंबर्स है, हमने 6 के 6 देख लिए हैं। और इंडिया जितना भी अपना गैस लेता है ना उसमें से 70% जितना यहाँ से लेता है और 35% जितना उनका ऑयल भी यहाँ से आता है। तो जीसीसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो रियाद में है। अभी जीसीसी की प्रेसिडेंसी अभी के लिए है कुवैत के पास। तो हमने बोला है कि भाई जीसीसी में भी हमारा थोड़ा ध्यान रख लेना, देख लेना। ठीक है, दैट्स इट। फिर रिन्यूएबल और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी हमारा साइन है। और जो कुवैत है वो दुशानबे प्रोसेस फेज में भी है। कि उनका मेन मोटिव क्या है ये दुशानबे प्रोसेस फेज का, कि हमें कॉम्बैट करना है टेररिज्म को और स्ट्रेंथन करनी है ब्रॉडर सिक्योरिटीज। तो वो भी हमने अपलॉड किया कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंडिया कुवैत के रिलेशन को देख ले तो कुछ खास नहीं है, बट फिर भी देख लीजिए कि 10 बिलियन जितना अपना ट्रेड होता है। इंडिया का ये नॉर्थ लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है और 33% जितना टोटल एनर्जी नीड्स को ये प्रोवाइड करता है। लार्जेस्ट एक्सपेक्टेड कम्युनिटी कुवैत के अंदर है हमारी, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन जितनी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये जीसीसी याद रख लेना, उनकी कंट्रीज भी याद रखना, हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो भी। चलिए, फिर है पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है रिलेटेड टू अवर लाइव स्टॉक्स। ठीक है, सबसे पहले तो लाइव स्टॉक मतलब क्या होता है। देखो स्टॉक मतलब क्या होता है कि कोई भी आपके पास चीज कोई पड़ी हुई है तो उसको स्टॉक बोलेंगे। और लाइव मतलब क्या है, तो जिंदा। तो अभी लाइव स्टॉक मतलब क्या होता है, तो जो भी आपके फार्म फील्ड में गाय भैंस, कोई मुर्गी या फिर हनी बीज, कुछ भी ऐसा है ना, इन सबको हम लाइव स्टॉक्स बोलते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर जितना भी जीवी आता है ना, टोटल जीवी है, उसमें से अराउंड 4.5% जितना लाइव स्टॉक से ही आता है। और ये भाई एग्रीकल्चर, मतलब इसको हम ना एग्रीकल्चर के अंदर ही देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर का जितना भी जीवी है, मतलब समझ लीजिए एग्रीकल्चर से 100 रुपया आ रहा है, तो उसमें से 30 रुपया जो आता है ना, वो इस लाइव स्टॉक सेक्टर से आ रहा होता है। ठीक है, और इंडिया के अंदर वर्ल्ड की लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन रहती है। ओके, तो ये सब आप डेटा समझ गए। कोई भी आपको क्वेश्चन आता है ना, तो उस क्वेश्चन में आपको इसको यूज कर सकते हो आप इंट्रोडक्शन के लिए। और क्या कोई क्वेश्चन आया हुआ है? यस, डेफिनेटली आया हुआ है। ठीक है, और यही मैंने आपको नीचे भी लिखने को दिया है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं लो कंसर्न्स क्या क्या है इसके। तो भाई लो बजट, लाइव स्टॉक के लिए अलग से कोई हमने पैसा दिया ही नहीं हुआ है, ना ही कोई अलग से बॉडी बना ली। और अगर पैसा दे भी रहे हैं तो वो ठीक से नहीं दे रहे हैं, डिले में जाता है। कि आज बोल दिया कि भाई कल दे देंगे, फिर परसों कल दे देंगे, और कभी पैसा आता ही नहीं है। फिर फीड और फॉडर के इश्यूज है। ये लाइव स्टॉक्स तो है हमारे पास, पर क्या उनका हमारे पास चारा है? तो नहीं है भाई। आप सोचिए 5% जितना लैंड में ही कल्टीवेबल लैंड है जहाँ पे चारा हम उगाते हैं, और हमारे 15% जितने लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन है। तो कितना मिसमैच है, ये चल ही नहीं सकता है, राइट। फिर इंश्योरेंस नहीं है लाइव स्टॉक के पास। मतलब गाय भैंस का इंश्योरेंस होता है कायदे से, कि उनको कुछ बीमारी हो जाती है या फिर वो मर जाते हैं तो नुकसान ना हो जाए, इंश्योरेंस जैसा काम करता है, वैसा इंश्योरेंस होना चाहिए इनका भी।
जबकि सिर्फ 1% के पास उनका इंश्योरेंस है। और अदर इश्यूज क्या क्या है, तो भाई प्रोडक्टिविटी इनकम कम है, फिर कोई प्रोग्रेस के लिए खास स्कीम हमने लेके नहीं आए हुए हैं, जो फंड हम यूटिलाइज दिए हुए हैं वो ठीक से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। तो ये सब चैलेंजेस हो गए। तो खुद बताइए रिकमेंडेशन क्या क्या होगी। इन सबको ही आप उल्टा देख लो तो वो आपकी रिकमेंडेशन हो गई। जैसे कि कोई पर्टिकुलर मिशन नहीं है तो कोई क्रिएट कीजिए नेशनल फॉडर मिशन। फिर आपने खुद पता होगा स्टेरी कैटल्स घूमते होते हैं, गाय भैंस रोड पे घूम रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि भाई इनको आप रख लो अपने पास और उनसे आप रियरिंग करो, उनके बदले हम आपको सब्सिडीज और इंटेंसिव इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे। फिर भी लाइव स्टॉक को आप एक स्पेशल सेक्टर डिक्लेयर करो ताकि उसके ऊपर आप अटेंशन दे के काम कर पाओ। फिर आपका जो नेशनल प्रोग्राम डेली डेवलपमेंट टारगेट है उसको मेट करो बाय बिल्डिंग बल्क मिल्क कूलर्स एंड ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट्स। फिर अपनी ब्रीड को अपग्रेड कीजिए। हम पढ़ते हैं ना कि भाई जेनेटिक सीक्वेंस करते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग, और फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, तो भाई इनका भी कीजिए और बेस्ट ब्रीड लेके आ जाइए। फिर अदर क्या-क्या हो सकते हैं भाई, इंश्योरेंस को और बढ़ाइए, ठीक है? फीड और फॉडर लैंड को और बढ़ाइए। फिर बजट कमा रहा है तो भाई बजट को भी इंक्रीज़ कीजिए। जो आपके चैलेंजेस होते हैं ना वही हमेशा रिकमेंडेशन होती है। ओके, अभी इनिशिएटिव क्या-क्या है जो हमने ले रखे हैं, तो भाई राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसमें मेन फोकस क्या होता है, जो बेस्ट ब्रीड होती है उसको कंजर्व करते हैं, फिर उसकी ब्रीडिंग करवाते हैं। फिर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, एनिमल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, फिर डेली प्रोग्राम्स है जैसे कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ डेली डेवलपमेंट। फिर हेल्थ और डिजीज कंट्रोल है कि कोई भी एनिमल को कोई डिजीज ना हो जाए उसके लिए हम काम करते रहते हैं, जैसे कि नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एंड एफएमडीएन ब्रूसेलोसिस जो जो बीमारी है उसको पर्टिकुलर काम कर रहे हैं। फिर और क्या हमने बनाया हुआ है, तो भाई और हमने गोवर्धन स्कीम बनाई है कि जिसमें हम इसी को टारगेट करते हैं। फिर हमने बायोमास को अपने खेत के अंदर यूज करने को बोला हुआ है। फिर भी हमने फार्म कोऑपरेटिव्स बनाए हैं जो इसका यूज करते हैं, तो बहुत कुछ है, ठीक है। ये सब आपको ऑलरेडी मुंह जबानी पता होना ही चाहिए, और नहीं है तो कोई इशू नहीं है, अब कर लीजिए। आपको देखो कोई इनिशिएटिव कोई याद रहता है ना, तो उस इनिशिएटिव के बेस से आप ये पता कर सकते हो कि अच्छा ये इनिशिएटिव है तो उसमें ये तकलीफ रही होगी, तभी हम ये इनिशिएटिव लेके आए हैं। और वो तकलीफ होगी तो रिकमेंडेशन क्या होगा, तो सेम जो तकलीफ होगी, राइट। तो इनिशिएटिव याद हमेशा रखिए, उसके थ्रू आपका पूरा का पूरा आंसर बन सकता है। और यही आपका आज का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख लेना, ठीक है। और ऊपर से हमारे लिए तो लाइफ स्टॉक ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने भाई जो लाइफ स्टॉक होते हैं उनको मानते हैं बहुत अच्छा। मतलब जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर सब जो भी लाइफ स्टॉक उन सबको पूजा जाता है। और एंशिएंट हिस्ट्री रही है हमारी कि बहुत सालों से हम लाइफ स्टॉक के साथ जिए हैं, बड़े हुए हैं। तो इसलिए हमारे लिए इनको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अभी आगे देखते हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के ऊपर। ओके, बजट 23-24 में ना 5,000 करोड़ इनके लिए अलग से दिए गए थे कि हम भाई पेट्रोलियम रिजर्व के लिए काम करेंगे। बट अभी तक 1 रुपया भी इसके अंदर से खर्च नहीं किया गया है। तो भाई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इसी के ऊपर बोला कि यार क्या कर रहे हो, आपने इतने सारे पैसे लिए थे इसके ऊपर खास काम नहीं कर रहे हो। ओके, सबसे पहले तो ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स होते क्या है उसी के ऊपर बात कर चल रही है, ठीक है। तो देखो रिजर्व मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को संभाल के रख देना, बचत करना। और यहाँ पे किसकी बात चल रही है, पेट्रोलियम रिजर्व की। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पेट्रोलियम को रिजर्व करने वाले हैं डेफिनेटली। ओके, ये रिजर्व क्यों करेंगे आप खुद दिमाग लगाइए। तो पेट्रोल के प्राइसेस कभी भी बढ़ते कम होते रहते हैं, ठीक है। पेट्रोल में मतलब सिर्फ पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल बहुत कुछ आता है। तो इनके प्राइसेस बहुत बढ़ते चढ़ते रहते हैं कि डिमांड ज्यादा हुई प्राइस बढ़ गए। तो इसी को हमें कंट्रोल करना पड़ता है ना, कि ऐसा ना हो कि इतने अचानक से प्राइस बढ़ गए कि हमारे पास अभी चुकाने को ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ना अपने पास रिजर्व रखती है कि ऐसा होगा ना कि सप्लाई एकदम ही नहीं आती है, तो हम मार्केट में सप्लाई दे देंगे ताकि प्राइस सेम रहे और सप्लाई भी सेम रहे। और इसी के लिए हम बनाते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। हमने कब इस ख्याल को इनिशिएट किया था, तो 2004 में इनिशिएट किया था। कौन सी इंस्टीट्यूट होती है जो इसको मैनेज करती है, तो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। कहाँ कहाँ पे हमने ये रिजर्व बना के रखे हैं ऑलरेडी, तो भाई विशाखापट्टनम में है, मैंगलोर में है, पद्दूर में है। पद्दूर में लार्जेस्ट है, और कितना बड़ा है, तो 5.33 मेट्रिक टन जितना है। फिर क्या सिर्फ इधर ही है, नहीं, और भी जगह हम बना रहे हैं, जैसे कि चांदी खोल में बना रहे हैं, ओडिशा पद्दूर में बना रहे हैं, पद्दूर में एक और बन रहा है। और क्या सिर्फ गवर्नमेंट करती है, नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करती है। देखो गवर्नमेंट ने इतना कुछ रिजर्व करके रखा है, फिर भी वो रिजर्व कितना है, तो 9.5 डेज चले उतना ही रिजर्व। मतलब अगर हम इंपोर्ट लेना बंद कर देते हैं ना, कि जीरो ले ही नहीं बाहर से,
तो हम सिर्फ 9.5 दिन तक चल सकते हैं पेट्रोलियम का, मतलब इतना ही रिजर्व है हमारे पास, गवर्नमेंट के पास। अभी कमर्शियल कंपनीज भी रखती होगी ना, मतलब अदानी जी अपने पास रखे हुए हैं, रिलायंस अपने पास रखे हुए हैं, तो कितना रखे हुए हैं? वो 64 डेज जितना रखे हुए हैं, जो भी कमर्शियल कंपनीज है। और जो हम फेज 2 पे ऊपर काम कर रहे हैं, ये फेज 2 के ऊपर ये और 11 दिन हमारे ऊपर जोड़ देगा, मतलब और 11 दिन का रिजर्व हमारे पास बढ़ जाएगा, जिससे हमारी जो 90 डेज की कंपल्शन गाइडलाइन होती है आईईए की, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, वो फुलफिल कर देंगे। ये आईईए ने ना गाइडलाइन दे रखी है, मतलब मैंडेटरी शर्त रखी हुई है कि आपको हमारा मेंबर बनना है ना, तो आपके पास एटलीस्ट 90 डेज तक रिजर्व होने ही चाहिए, तब हम बनाएंगे। अभी के लिए क्या हमारे पास 90 के है? नहीं है। ठीक है। और इसके बेस पे आप खुद बताइए, क्या तो इंडिया इसका मेंबर होगा आईईए का? नहीं है। ठीक है। इंडिया तो हाँ, बट हाँ एक है हाँ चीज, हम इसके मेंबर भले ही नहीं है, हम इसके एसोसिएट मेंबर जरूर हैं। ठीक है, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो भाई हमें प्राइस कंट्रोल हो जाएगा। जैसे 2021 में सप्लाई एकदम ही कम हो गई थी, तब हमने क्या किया, जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था ना, उसको रिलीज कर दिया। 5 मिलियन बैरल हमने रिलीज कर दिया था, और इसी के थ्रू क्या हो पाया, हमारी प्राइस प्राइस इतनी नहीं बढ़ी। फिर इनहेंस होगा अपना सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक लेवरेज भी, क्योंकि हमारे पास खुद अगर पड़ा हुआ है तो हम थोड़ा बहुत नेगोशिएट भी कर सकते हैं, राइट। अभी जो हमने ऊपर बॉडी देख ली, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, उसके बारे में, तो जब ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात की गई तभी इसको बनाया गया 2004 में। इसका मेन फोकस ही क्या है, तो भाई इसी ऑयल चीज को रिजर्व करके रखना, उसको सब मैनेज करना। और ये किसकी सब्सिडरी था? ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की सब्सिडी है। कौन सी मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और इनको अलाउड है कि भाई 30% जितना अपना है ना, उसको आप कमर्शियलाइज कर सकते हो, बाकी आपको रिजर्व रख के रखना है। ठीक है, चलिए आगे समझ गए आप। अभी है डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग को आप तो पता हुआ है, मैंने बहुत बार बताया, मतलब मुझे खुद नहीं पता है कितनी बार बताया है। हमारा जो डीएनए होता है ना, डीएनए के अंदर कोडिंग होती है। उस कोडिंग के अंदर क्या क्या यूज होता है, तो ये 4 एलिमेंट्स को हम यूज करते हैं, इसको न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। क्या होता है तो देखो, ये पूरे का पूरा होता है कि भाई हमारी कोडिंग जैसे डीएनए की, फॉर एग्जांपल कैसे बनी हुई है, ATCG एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और उसी के सामने पूरा का पूरा डीएनए बनता है, ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, जी के सामने सी, तब जाके आपका पूरा ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है। और ये डीएनए का अंदर का कोड होगा, मतलब अगर ये आपका डीएनए है, ठीक है, डीएनए आपका ऐसे ही होता है, और ऐसे कोडिंग होती, ऐसे ऐसे बीच में लाइंस होती है, आपने देखा है। यहाँ पे ऐसे होता है, ATCG ऐसे। अब बस वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप ले लीजिए और उसकी पूरी की पूरी आप कोडिंग देख लीजिए कि अच्छा इसके अंदर इस तरीके से कोडिंग हुई है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है। इट इज डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब ATCG इन अवर डीएनए मॉलिक्यूल। अब यही कोडिंग होती है ना, वही आपकी पूरी बॉडी को बनाती है। मतलब आपके माँ बाप के बाल समझ लीजिए सफेद थे, तो आपका भी अगर बॉर्न होता है तो आपके बाल सफेद ही होंगे, ये आपकी कोडिंग ही बताएगी। ठीक है। और बस इसी के थ्रू हमने हमने थोड़ा सा ब्रेक थ्रू हासिल किया है, हमने नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बना दी है। ये एक मॉडर्न मेथड है डीएनए सीक्वेंसिंग की, और इसके अंदर हम थोड़ा सा जल्दी सीक्वेंसिंग कर पाते हैं, दैट्स इट। पहले ना हमें मंथ्स लगते थे, और इसका हम यूज करते तो डेज लगेंगे, और कुछ नहीं है। अब ये जो न्यू मेथड लाई है उसके फायदे क्या क्या होंगे, तो हम भाई भाई माइक्रोबायोलॉजी के अंदर फायदे होंगे। छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, उनकी सीक्वेंसिंग कर पाएंगे, ताकि हमें पता चलेगा कि ये अटैक करेंगे तो क्या हो सकता है, इसकी वीक पॉइंट्स क्या क्या है, कौन सी हमें वैक्सीन बनानी चाहिए, एक्सेट्रा। फिर मेडिकल रिसर्च और जीन थेरेपी के अंदर काम आएगा। जीन थेरेपी मतलब कि कौन से डीएनए को आपको काट खुद के और अच्छा बना सकते हो, ऐसा कुछ। ठीक है। पर ये क्यों जरूरी होता है, कोई इनहेरेंट डिजीज होता है कि भाई माँ बाप को ये डिजीज है, पर और ये बच्चा उनका बॉर्न होगा तो उनको भी हो सकता है, तो उसके अंदर हमें ये काम आ सकता है। फिर वही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंदर काम आ सकता है कि कोई हो सकता है कि कोई बीमारी आ रही है जो पर्टिकुलर कोई वाइल्ड लाइफ को ही लग रही है। अगर हमने डीएनए सीक्वेंसिंग कर लिया, पता लगा लिया कि इनके डीएनए में ये दिक्कत थी इसलिए लग रही थी, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। और सेम विद एग्रीकल्चर ऑल्सो, कि हम इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल मेथड बना सकते हैं, कि हमें पता चल जाए कि इसको भाई इस तरीके से डीएनए सीक्वेंस कर दो तो एग्रीकल्चर में ये पेस्ट लगेगी ही नहीं। ठीक है। तो ये होता है डीएनए सीक्वेंसिंग और उसके फायदे। और दूसरा न्यूज़ क्या था कि मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था पश्मीना सर्टिफिकेट। ओके, पश्मीना सर्टिफिकेट क्या है?
सबसे पहले तो पश्मीना हमने सुना होगा, पश्मीना धागे। ये कहाँ का फेमस है? तो कश्मीर लद्दाख का फेमस है। कौन सी गोट के थ्रू ये निकलता है? तो चांगथंगी गोट आती है, उसके उसको उधर से ये पश्मीना निकलता है हमारा। इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। और ये ट्रेडिशनली हैंड स्पिनिंग और वीविंग के थ्रू बनता है। और इसमें आपको पश्मीना टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन सेंटर बनाया हुआ है श्रीनगर के अंदर। मतलब जो भी पश्मीना उधर बन रहा है ना, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ भाई ये हमारे यहाँ भी बना है, हमारे यहाँ ही बना है, बहुत अच्छा बना हुआ है। दैट्स इट। और ये इसकी ऑफिस कहाँ पे है? तो श्रीनगर में इसकी ऑफिस है। ओके, ये हमारे बड़े न्यूज हो गए हैं, शायद कोई छूटा नहीं है। हाँ यस, कोई नहीं छूटा है, सारे हो गए हैं हमारे। अभी हम शॉर्ट न्यूज कवर करते हैं। शॉर्ट न्यूज में इतना कुछ खास नहीं है आज, जल्दी देख लेते हैं। भाई पहला है हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन। तो हमारे जो घर होता है उसके अंदर भी पॉल्यूशन होता है बहुत सारा। और स्पेशली कब होगा कि आप जो कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हो, मतलब ऑयल मतलब वो जो उसका केरोसिन, बायोमास, या फिर आप स्टव यूज कर रहे हो, कुछ भी उसके थ्रू होता है। जैसे हमारे यहाँ पे तो भाई एलपीजी आता है, ठीक है, सिलेंडर आता है। बट बहुत सारी जगह ऐसी है जिधर अभी भी सिलेंडर पहुंचा नहीं है, वो लोग केरोसिन का यूज करते हैं या फिर लकड़ियों का यूज करते हैं। और इसी का यूज करते हुए आपका पीएम 2.5 का इमिशन बहुत ज्यादा होता है। और यही रिसेंट में बताया हुआ कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। अभी ये ज्यादा होता है तो नुकसान क्या है भाई? तो इससे आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपका हार्ट डिजीज हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, वुमन चिल्ड्रन के अंदर डिसप्रोपोर्शनलिटी आ सकती है। और दूसरा, आप ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ा ही रहे हो, राइट। इनिशिएटिव क्या लिया हमने इसको टैकल करने के लिए? तो पीएम उज्ज्वला योजना हम लेके आए हैं, जिसके अंदर हम फ्री में गैस सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं। फिर नेशनल क्लीन एंड प्रोग्राम लेके आए हैं, जिसके थ्रू ये पीएम 2.5 को हटाते हैं। चलिए बाजू में देख लेते हैं। आइए, बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि हाउस पॉल्यूशन भी कुछ होता है। फिर है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ओके, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ना इन्हीं के थ्रू एक जजमेंट दिया गया था 2008 में, आवाज एंड अदर्स वर्सेस आरबीआई, जिसमें कंक्लूजन ये निकला था सुप्रीम कोर्ट का कि क्रेडिट कार्ड अगर कोई पर्सन ले रहा है, तो अगर वो पैसे नहीं टाइम पे भर रहा है, तो उनके ऊपर ना मोर देन 30% जितना टैक्स लग जाता था। कई बार तो ये टैक्स ना 80% पहुंच जाता था, और 40-30% तो एकदम नॉर्मल। तो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई 30% से ज्यादा कोई बैंक कभी भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती है। मतलब टैक्स मतलब आप इतना पैसा वसूल नहीं कर सकते हो, दैट्स इट। और ये बोला था किसमें? तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के दौरान। अभी ये एनसीडीआरसी क्या है? तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल मतलब इनको अपना तो काम करना ही करना है, साथ में जुडिशियल पावर भी थोड़ी बहुत दी जाती है कि कुछ ऐसा हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। जुडिशियल पावर कैसी होगी भाई? किसी को कोई आरोपी है, उनको अपने सामने बुलाना, कोई कागजात की जरूरत तो कागजात की जरूरत देना, कुछ छोटा मोटा टैक्स लगा देना, ये सब। तो इसी को बोलते हैं क्वासी जुडिशियल, मतलब डबल पावर है, ठीक है। इसको कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया था? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। इसके अंदर हेड कौन करता है? तो रिटायर्ड जज हो सकता है, या फिर अभी के लिए जो जज है वो भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अगर आपको अगेंस्ट में कोई केस फाइल करना है, मतलब एनसीडीआरसी ने बोल दिया था कि आप दोषी और आपको 10,000 फाइन देना है, समझ लीजिए, तो इसकी अपील आप कहाँ पे करोगे? तो भाई सुप्रीम कोर्ट में ही आप अपील कर सकते हो, ओके। एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहां पे लिखा आएगा हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट, आपको सुप्रीम कोर्ट याद रखना है। क्या ये सारी की सारी कंट्री में देखता है? एनसीडीआरसी नहीं, जिसकी भी कंप्लेंट 2 करोड़ से ज्यादा की हो उसी को देखता है, ठीक है। या फिर कोई स्टेट लेवल से या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से उनको कोई कंप्लेंट आई हुई तो उसको भी देखेगा, ओके। फिर है यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे मदन बी लोकुर, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल, ओके। इनका काम क्या होता है? तो यूएन की जो डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है और यूएन की जो अपील ट्रिब्यूनल है, इनके अंदर जो भी वैकेंसीज हो या फिर इनका जो सब चीज संभालना हो, वो ये देखता है, ठीक है। और दूसरा, ये जो जनरल असेंबली होती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसमें जो जस्टिस का सिस्टम होता है उनको भी ये देखता है, ओके। कब स्टैब्लिश किया गया था? तो जनरल असेंबली के दौरान इसको स्टैब्लिश किया गया था। 5 मेंबर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव स्टाफ हो, ये वो एटसेट्रा, ठीक है। याद क्या रखना है बस कि इंडिया के भी अपॉइंट हुए हैं, दैट्स इट। और ये जस्टिस कमेटी क्या करती है? फिर है देनाली फॉल्ट। कहाँ पे है देनाली फॉल्ट? तो अलास्का यूएसए के अंदर है। ये टेक्टोनिक डायनामिक्स की वजह से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के एरिया में हमें देखने को मिलता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये फॉल्ट क्या होता है, चलिए देख लेते हैं, नीचे मैंने डाला हुआ है, ठीक है।
तो देखो बहुत सारी प्लेट्स होती है, आपको ये तो पता है, ठीक है। जैसे इंडो प्लेट हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नाज़का प्लेट, यूरेशियन प्लेट, बहुत सारी प्लेट्स होती है। वैसे ही एक दूसरे के साथ टकराते भी होते हैं। जैसे समझ लीजिए ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। अभी ये प्लेट में कुछ ऐसा मूवमेंट होता है, अर्थ के अंदर ये मूवमेंट होता है कि ये ना इसके ऊपर आ जाती है। मतलब ये लेफ्ट वाली प्लेट है, वो इसके ऊपर चढ़ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं फॉल्टिंग, ठीक है। इसमें देखो अलग-अलग टाइप की, एक है डीप स्लीप फॉल्टिंग, मतलब ये कि एक ऊपर चली जाती है और दूसरी नीचे आ जाती है। इसको हम बोलेंगे नॉर्मल फॉल्टिंग। नॉर्मल फॉल्टिंग में क्या होगा, ये जो ऊपर वाली प्लेट है ना, ये तो लेवल पे ही है सरफेस के। सॉरी, नीचे वाली जो प्लेट है वो तो सरफेस के लेवल में ही है, बट ये जो ऊपर चढ़ी ना वो ऊपर चली जाती है। मतलब समझ लीजिए कि ये ज़मीन का हिस्सा था नॉर्मल, ठीक है? और यहाँ पे एक प्लेट थी, ये वाली प्लेट ऊपर जा गई, ये। तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल फॉल्ट कि कोई हिस्सा ऊपर आ गया है। यही सेम हो तो कि कोई हिस्सा नीचे चला गया हो, ऊपर नहीं आया है। मतलब ये नॉर्मल लाइन ही थी, बट नॉर्मल लाइन से ये नीचे चला गया। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट। पता चल गया दोनों में नॉर्मल और रिवर्स में क्या फ़र्क है? सिर्फ़ एक ऊपर आ रहा है और एक नीचे जा रहा है। फिर होता है आपका स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट मतलब लेफ्ट राइट चले जाएगी। 2 प्लेट है, ठीक है? एक प्लेट आपकी लेफ्ट चली जाती है, दूसरी राइट चली जाती है। तो इसको स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोलते हैं। ये लेफ्ट और राइट कुछ भी हो सकता है, नो इश्यू। फिर वे इसी के जैसा होता है एक ट्रफ फॉल्ट और रीज फॉल्ट। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बीच से एक छोटा-सा हिस्सा उठ जाता है तो रीज फॉल्ट, और नीचे चला जाता है तो ट्रफ फॉल्ट। ओके? अब इस सबका मिक्सचर हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो ऑब्लिक फॉल्ट बोलेंगे, ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट मूवमेंट भी चल रही है जमीन की। यहाँ पे देख रहे हो लेफ्ट राइट जा रहा है और ऊपर नीचे भी जा रहा है। दोनों हो सकता है जहाँ पे, उसी को हम ऑब्लिक फॉल्ट बोलेंगे। ओके। और लास्ट हमारा कौन सा है, स्टेप फॉल्ट। स्टेप फॉल्ट में देख रहे हो ये सीढ़ियों जैसा बन गया, तो इट इज स्टेप फॉल्ट। अभी मैं उम्मीद करूंगा कि कोई भी फॉल्ट से क्वेश्चन अगर आता है ना, तो आपको वो सारे के सारे आते हैं, ठीक है। बस यही देख रहे थे। कहाँ गया, ये रहा दिमाली फॉल्ट। तो देख लो, शार्प ब्रेक इन अर्थ क्रस्ट रॉक्स। ये ब्रेक ही होता है, नॉर्मल सरफेस से वो उठ गया या फिर टूट गया, नीचे आ गया। नॉर्मल फॉल्ट होता है 2 प्लेट्स ऊपर नीचे, ठीक है। रिवर्स फ्लो स्ट्राइक स्लिप और ऑब्लिक फॉल्ट, ये हमने नीचे देख लिया। फिर वही नीचे की न्यूज़ कवर कर लेते हैं। लिसोथो, सबसे पहले तो ये कहाँ पे है? तो जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे ये पड़ता है। अभी-अभी इंडिया ने 1000 टन जितने राइस लिसोथो को दिए थे एज़ पर ह्यूमैनिटेरियन एड। ओके, देख लीजिए लिसोथो। तो ये ना कंट्री पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका के अंदर आती है, देखो घुरी हुई है। ऐसी दूसरी कंट्री कंट्री है तो एस्वाटिनी, वो भी इसके जैसे ही है। इसके मेजर फीचर्स की बात करें तो देखो कुछ भी खास नहीं है। बस ये देख लो, इट इज नोन बाय नेम ऑफ माउंटेन किंगडम, ठीक है। और ये एक लैंडलॉक है, ऑफ कोर्स। कहाँ, इसके ओशन को टच हो ही नहीं रहा है, ठीक है। कोई भी कंट्री अगर ओशन को टच नहीं होती है तो वो लैंडलॉक होती है। मतलब टच होना मतलब अगर रास्ता भी हो ना तो भी चल जाता है, पर ये लैंडलॉक है। ओके। दूसरा यहाँ पे क्या फेमस है, तो यहाँ पे ऑरेंज रिवर बहती है जो कि फेमस है भाई। देख लेते हैं हम सारी की सारी अफ्रीका के रिवर्स मैंने डाला हुआ है। देखो यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है, इसलिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऑरेंज रिवर यहाँ से बहती है लिसोथो से, और ये टर्न मारती हुई अटलांटिक ओशन में यहाँ पे अलेक्जेंडर बे आता है। अलेक्जेंडर, वहां पे ये मिल जाती है। फिर क्या ऑरेंज ही है ये इस एरिया में? नहीं। आप ऊपर थोड़े चले जाओगे तो यहाँ पे आपको जो रिवर मिलेगी ये है लिम्पोपो रिवर, और ये इंडियन ओशन में मिल जाती है। उसके ऊपर चले जाओ तो आपको मिलेगी जाम्बेजी रिवर, और ये भी यहाँ पे इंडियन ओशन में मिल जाती है। इसकी आजू-बाजू की कंट्रीज देख लेते हैं तो साउथ अफ्रीका तो है ही है, ठीक है। फिर वही यहाँ पे नामीबिया पड़ता है, यहाँ पे बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, ठीक है। और जिम्बाब्वे के ऊपर क्या पड़ता है, तो जाम्बिया। इतना याद रख लीजिए, ये अंगोला है, ये मलावी है, बट वो याद रखने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। और हाँ, ये क्या है, तो ये मडागास्कर है। और ना आप मुझे ये बताइए, यहाँ से ये जो आपका बीच का जगह है इसको क्या बोलते हैं? इसका ना कुछ नाम है कायदे से। ये क्या नाम है ना, ये मुझे बता दीजिए। और दूसरा ये बताइए कि यहाँ पे एक ओशन करंट भी पास होता है। ये ओशन करंट का भी क्या नाम है? दोनों चीज़ मुझे कमेंट में बताना। और अगर नहीं पता है तो गूगल से देखिए फिर बता दीजिए, ताकि आपका रिटेंशन हो जाए कि हाँ भाई यहाँ पे क्या पड़ता है, इसकी जो ओशन करंट है उसका नाम क्या है, ये जो वाटर बॉडी है उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है, ठीक है।
और ये कंट्रीज भी याद रखनी है आपको और ये रिवर्स भी याद रखनी है। कोई भी एरिया में आप जब भी पढ़ते हो तो उसके आजू बाजू का देख लीजिए, ताकि आपको लास्ट में ऐसा ना हो कि यार मुझे एक साथ में सब याद रखना पड़ रहा है। ओके चलिए, अभी आगे देखते हैं कि फिर है बायोब्यूटामिन। तो सबसे पहले जो हमारा रोड बनता है ना, वो ब्यूटामिन से बनता है, बहुत सारे रोड। अभी बायोब्यूटामिन क्या है? तो ब्यूटामिन को हम जब यूज करते होते हैं, मतलब या फिर सॉरी, जो हम क्रूड ऑयल को डिसिल्टेशन करते हैं उस दौरान हमें जो ब्यूटामिन मिलता है, वो उसी को हम बायोब्यूटामिन बोल रहे हैं। सॉरी, उसी को हम ब्यूटामिन बोल रहे हैं, ठीक है। बायो क्या है? बायो का मतलब किधर होता है? कोई भी अच्छी चीज होती है ना, जहां पे भी बायो लगता है। तो जैसे ये क्रूड ऑयल से निकल रहा था, तो ये कहाँ से निकल रहा है? तो ऑर्गेनिक एलिमेंट से निकल रहा है। कोई आप अच्छी चीज जला रहे हो, स्टबल जला रहे हो, ठीक है, स्टबल बर्निंग तो आपको पता ही है। स्टबल को जलाते रहो, उधर से जो आपका ये काला पदार्थ निकल रहा है ब्यूटामिन, तो उसको हम बायोब्यूटामिन बोलेंगे। इसका काम क्या आएगा? तो कुछ नहीं है भाई, जो ब्यूटामिन आता है उसी के साथ आप मिक्स करके रोड बना सकते हैं, कॉपर स्लैग, जियो टेक्सटाइल, कॉपर सल्फाट, यही सब आप नॉर्मल यूज कर सकते हैं। जो ब्यूटामिन का वही बायोब्यूटामिन का। फिर यहाँ पे देख लीजिए, रन ऑफ कच्छ की बात बोली है। पीएम मोदी जी ने बोला कि भाई रन ऑफ कच्छ जाइए और वो घूमिए। रन ऑफ कच्छ मतलब दोरडो 10th सिटी है, मतलब जो वो गांव है, जो जगह है, उसका नाम है दोरडो, ठीक है। ये कैसे बनी हुई है? तो ये एरिया ना सालों पहले पूरा ओशन में दबा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे पर जमीन तो है। फिर हल्का हल्का ऐसा हुआ कि ओशन यहाँ से बह गया, निकल गया, और सिर्फ जमीन बच गई, और ओशन यहाँ पे था, तो क्या होगा? यहाँ पे सॉल्ट आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए आपको पूरी की पूरी जो जमीन है ना, वो सफेद देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे सॉल्ट होता है। अभी भी जब टाइड होती है ना, वो पूरा का पूरा एरिया पानी से कवर होता है। जब चली जाती है तो वो एरिया पूरा का पूरा सफेद हो जाता है, सॉल्ट से ढक जाता है। ये जो एरिया है वो ग्रेट रन और लिटिल रन दोनों में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मार्शी एरियाज भी देखने को मिलेंगे और डेजर्ट टेरेन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये जरूर देखा होगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में भी फेमस है और बहुत सारी सीरियल्स में भी ये कवर हो चुका है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये भाई एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पे इंडियन वाइल्ड एस मिलती है हमें, ठीक है, जिसको खर भी बोलते हैं, और इवन हमारे यहाँ इसको गुड़खर भी बोलते हैं, गुड़खर, ठीक है। फिर भाई इधर ट्रिपल हेमलेट्स, ट्राइबल हेमलेट्स भी फेमस है, कि हट्स छोटे छोटे बनाते हैं, मतलब ऐसे ट्रायंगल जैसे हट्स बनाते हैं, वहां पे आप रह सकते हैं। फिर यहाँ की रोगन पेंटिंग फेमस है, और एक कच्ची एम्ब्रॉयडरी भी फेमस है। रोगन पेंटिंग आपको ऑलरेडी पूछा नहीं जा चुका है, सॉरी माफ करना, बट पेंटिंग से क्वेश्चन आ चुका है, तो पॉसिबल है रोगन से आ जाए। तो याद रखना, रोगन पेंटिंग कहाँ पे देखने को मिलती है? तो कच्छ में देखने को मिलती है, और कच्ची एम्ब्रॉयडरी तो डेफिनेटली कच्छ में है। और ना ये मार्शी लैंड से क्वेश्चन आ चुका है, 23 में क्वेश्चन आया था कि भाई बहुत बड़ा मार्शी लैंड इंडिया में होता है, ये वो, जिसको कच्छ भी बोलते हैं। तो डेफिनेटली यार कच्छ में ही तो है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर है मम्प डिजीज। देखो ये कोई डेंजर डिजीज नहीं है, नॉर्मल डिजीज है, और वायरल डिजीज डिजीज है, कॉन्टाजियस है, कि एक को हो गया है तो दूसरे में स्प्रेड हो सकता है। कैसे होगा? तो आप क्या, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स है वो इधर से उधर फैलती है, या फिर आपके सांसों के थ्रू, तो ये एक दूसरे में इन्फेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है? तो जो आपका जॉ है ना, उसमें दर्द कर सकता है, आपको हल्का सा बुखार आ सकता है, थक जा सकते हो, भूख नहीं लगती है, सर दर्द करता है, ये सब नॉर्मल सिम्टम्स है। और ये खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है, जरूरी नहीं है कि आपको कुछ खास दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, यूजुअली माइल्ड होता है। ओके, न्यूज में क्या था इन शॉर्ट? तो तमिलनाडु ने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो बीमारी है ना, मम्प डिजीज, इसको आप अपने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर जोड़ दीजिए, जिसके अंदर ऑलरेडी हम 12 डिजीज की दवाइयाँ देते हैं, जिसे कि डिप्थेरिया, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं डिस्कस कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, नाम याद रखना, ये जापानीज इन्फिलिटिस और न्यूमोकोकल निमोनिया, इसको भी हम कवर करते हैं, बट हर जगह पे इसको जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हर जगह नहीं करते हैं। फिर लास्ट न्यूज है हमारी, प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके अंदर हम ब्रॉडर सोलर विलेज बनाने की बात करते हैं, और सोलर विलेज का इंसेंटिव्स देते हैं कि जो अगर आप अपने यहाँ पे सोलर प्लेट्स लगा तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। और ऐसा पहला विलेज बन गया है मसाली विलेज गुजरात के अंदर, जो कि फुल्ली इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है सोलर के थ्रू। इससे पहले भी ऑलरेडी जनरेटेड है, वडनगर हमारा है, वो नॉर्मल विलेज हुआ था, जो कि फुल्ली सोलर पावर से चल रहा है। और ये जो मसली है, ये एक बॉर्डर विलेज बना हुआ है, ठीक है, दोनों में फर्क है। पहला विलेज बोले तो वडनगर बोलना,
और पहला बॉर्डर विलेज बोले तो मसाली बोलना। इसके अंदर क्या है, तो न्यू एनर्जी एनर्जी का प्रोग्राम है जिसके अंदर हम इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। और हमारा टारगेट क्या है, तो भाई 1 करोड़ हाउस होल्ड्स तक पहुंचाने का टारगेट है। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, हम इसको कल डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।